नमस्कार साथियों। 12th एग्रीकल्चर का फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र की ये सेकंड क्लास है और आज हम कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो कि चैप्टर 2 से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पादप पोषण किसे कहते हैं। तो आपने नॉर्मली जानते हैं कि सभी जो पौधे हैं वो अपनी वृद्धि पादप पोषण के कारण ही कर पाते हैं। तो इसकी एक यदि हम सिंपली परिभाषा की बात करें तो वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन हेतु खनिज तत्वों का अवशोषण तथा उपयोग करते हैं, खनिज पोषक तथा पादप पोषण कहलाते हैं। इसका ये मतलब है कि जितने भी अकार्बनिक पदार्थ जो मृदा और जल में पाए जाते हैं जिसका पौधे अवशोषण करते हैं वे सभी पदार्थ पादप पोषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक तत्वों की परिभाषा बताइए। तो आवश्यक तत्वों की जैसे ही हम बात करते हैं तो आवश्यक तत्वों की परिभाषा क्या होगी, हम इसको देखते हैं। तो ऐसे तत्व जो किसी पौधे की सामान्य वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक या अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम समझेंगे कि आवश्यक तत्व वे तत्व होते हैं जो पौधे की किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। तो इसमें कई चीज़ें आती हैं, आगे हम पढ़ेंगे लघु और गुरु तत्व। उसके पहले हम देख लेते हैं कि तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी किसे कहते हैं या क्या होती है। तो देखिए, कोई भी तत्व को अनिवार्य पौधों में तभी माना जाता है जब वो 3 कंडीशंस को पूरा करे। तो वो 3 कंडीशंस क्या है इसको देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहला है कि वह वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक हो। वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक हो, ठीक है। उसका पौधे प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करें, प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर पाए। और थर्ड है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट ना हो, मतलब वृद्धि और जनन में हो। पहला वृद्धि और जनन में काम करता हो, वृद्धि एंड जनन में हो, ठीक है। और दूसरा पौधे उसका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हों। और तीसरा है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो, रिप्लेसमेंट का प्रतिस्थापित नहीं हो। इसका मतलब यह है कि कोई और तत्व उसका काम ना कर पाए, वह तत्व होगा तभी संबंधित काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो हमने अभी दूसरा क्वेश्चन खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरु या दीर्घ तत्व किसे कहते हैं। तो अभी हमने आवश्यक तत्व पढ़ा था। आवश्यक तत्व में एक उसका ही सब पार्ट होता है गुरु या दीर्घ तत्व। तो ये वैसे तत्व होते हैं, इसको देखते हैं, गुरु या दीर्घ तत्व किसे कहते हैं। गुरु या दीर्घ तत्व किसे कहते हैं। तो इन तत्वों की पौधों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और मतलब 1 ग्राम शुष्क भार में तत्वों की मात्रा 1 ml होनी चाहिए। शुष्क भार 1 ग्राम में 1 ग्राम में 1 ml होनी चाहिए। तब हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रो एसेंशियल या गुरु पोषक तत्व या दीर्घ तत्व कहेंगे। अगला है सूक्ष्म तत्व। इन तत्वों की मात्रा पौधों को कम मात्रा में आवश्यक होती है। जैसे हमने अभी देखा कि जो गुरु तत्व हैं उनकी मात्रा 1 ग्राम आवश्यक होती है, लेकिन वहीं सूक्ष्म तत्व की हम बात करें तो इसका 0.1 ml पर ग्राम आवश्यक होती है।
तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ये सब ट्रेस तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है सूक्ष्म तत्व किसे कहते हैं तो भी ये नाम आएंगे। क्वेश्चन आता है सूक्ष्म मात्रिक तत्व किसे कहते हैं तब भी यही नाम आएंगे। अगला क्वेश्चन है पौधों में खनिज पदार्थों का महत्व लिखिए। खनिज तत्वों का महत्व लिखिए। तो पौधों में खनिज तत्वों का क्या महत्व है, इसके हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला है अनेक खनिज पदार्थ जो हैं वो पादप पोषक तत्व के अवयव होते हैं। तो पहला हम क्या लिखेंगे, पादप शरीर का अवयव। पादप शरीर के अवयव, ये सारे पोषक पदार्थ जो होते हैं ये क्या होते हैं, पादप शरीर के अवयव के रूप में होते हैं। दूसरा है, अगला हम महत्व लिखेंगे, दूसरा है पौधे की विभिन्न क्रियाओं में विभिन्न जैविक और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैविक और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला हम बात करें तीसरा, तो ये पीएच पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम देखें कि मृदा में पोषक तत्व कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो उससे पीएच प्रभावित होगा और पीएच प्रभावित होने से कोशिका रस प्रभावित होगा। अगला है कोशिका कला की पारगम्यता का नियम। कुछ खनिज तत्व चाहे कैल्शियम हो और नाइट्रोजन हो, कोशिका कला की पारगम्यता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। तो कोशिका कला की पारगम्यता, कोशिका कला की पारगम्यता का नियमन। तो ये हो गया हमारा। अगला पांचवा देखें हम, तो अगला है संतुलनकारी प्रभाव। संतुलनकारी प्रभाव, तो कुछ खनिज तत्व क्या होता है, कुछ खनिज तत्व होते हैं जो विभिन्न खनिज तत्वों का विषाक्त प्रभाव कम करते हैं, इसलिए वो संतुलनकारी प्रभाव कहलाता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कैटालिटिक इफेक्ट, अगला है उत्प्रेरक प्रभाव या कैटालिटिक। कुछ क्रियाओं में पोषक तत्व तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे क्रियाएं को बढ़ाने और घटाने में, मतलब उसकी उत्प्रेरक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं एक्टिवेटर या इनहिबिटर का कार्य करते हैं। या तो किसी क्रिया को शुरू करवा देंगे या तो उस क्रिया को बंद करवा देंगे। तो इस प्रकार से हमने देख लिए हमारे पौधों में खनिज तत्वों का क्या महत्व है। आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरक प्रभाव क्या है, ये अभी हमने समझा ही। उत्प्रेरक प्रभाव कि कुछ खनिज तत्व पौधों की उत्प्रेरक क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और ये प्रोस्थेटिक समूह का कार्य करते हैं और ये या तो सक्रिय कारक होंगे या तो इनहिबिटर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं विलयन संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। तो हम देखते हैं कि खनिज पौधों में ऐसे कुछ पौधों को खनिज तत्वों को ऐसे विलयन में उगाया जाता है जिसमें मिट्टी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मतलब इसको ऐसे समझें कि बिना पानी के हम खेती कर रहे हैं, तो उसको हम जब मिट्टी नहीं देंगे तो हम क्या देंगे, फिर उसको हम पानी में पोषक तत्वों को मिला कर देंगे।
अभी हम नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं ना। नैनो यूरिया में क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में आपको नाइट्रोजन मिलती है और उसको आप मिला करके सिंचाई करते हैं और उससे क्या होता है, आपकी खेत में उर्वरक की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम देखें तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो एक ग्रीक शब्द है। हर भाषा से शब्द आते हैं ना, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक ग्रीक शब्द है। हाइड्रोपोनिक्स एक ग्रीक शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जल के साथ कार्य करना। अतः पौधों को उगाने की वे सभी विधियां जिसमें मृदा के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम का प्रयोग किया जाता है, मेनली जल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसे मृदा विहीन खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉइल लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे। ये सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो इनका प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। कोई भी और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।